हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मीनिंग ऑफ टैक्स एंड व्हाई टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है। टैक्स का मीनिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट किसी की इनकम के ऊपर कुछ सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर एक्ट कोई टैक्स इम्पोज करती है, कोई अमाउंट इम्पोज करती है, उसको बोलते हैं टैक्स। और टैक्स क्यों लिया जाता है? ताकि गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सके। उसके बाद था टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स जहां पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, जो पर्सन अर्न करेगा वही पे करेगा। और फिर था इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है टू अल्टीमेटली कंज्यूमर, जो उस सर्विस या प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम, लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसके अंदर टोटल 6 पॉइंट होते थे। इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम उन 6 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो आपका पूरा एक्ट है, टैक्स लॉज उसके अंदर गिवन है। सेकेंड थिंग था इनकम टैक्स रूल्स 1962, जिसके अंदर उन रूल्स का एक्सप्लेनेशन एंड फॉर्म्स वगैरह सब गिवन है। थर्ड पॉइंट था नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम इश्यू करती है, जो गाइडलाइन इश्यू करती है। एंड फोर्थ पॉइंट था सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन ऑफ बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी कौन था? जो डायरेक्ट टैक्स की गवर्निंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो उनके भी सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। उसके बाद था फिफ्थ पॉइंट एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हर साल का बजट आता है, जिसमें टैक्स रेट्स में जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें। एंड फाइनली सिक्स पॉइंट इज कोर्ट डिसीजंस। कोर्ट के डिसीजंस भी लॉज को चेंज करते रहते हैं। ये तो था लास्ट लेक्चर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। एक बार वापस आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिससे इस एक्ट के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होगी। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। असेसी जो होता है टैक्स पेयर, करदाता, पर्सन व्यक्ति, और इनकम आय। इन पांचों की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इनकम। इनकम के क्या क्या फीचर्स हैं, रेगुलर इनकम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, रेगुलर नहीं होगी तो क्या होगा, डेफिनेट सोर्स होगा या नहीं होगा, पिन मनी का क्या ट्रीटमेंट होगा, इनकम की कौन सी लिस्ट है, इंक्लूसिव लिस्ट है या एक्सक्लूसिव लिस्ट है, रूल्स किस तरीके से इनकम टैक्स में बनाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा अपना एग्रीकल्चर इनकम। तो दो तरह की एग्रीकल्चर इनकम होगी। एक तो होगी फुल्ली टैक्स फ्री कैटेगरी वाली, जिसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। उन दो कंडीशंस को अगर आप फॉलो कर देते हैं तो वो कंडीशन क्या होगी? अगर उन दो कंडीशंस को आप सेटिस्फाइड कर देते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होगी। एंड सेम ही टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम होती है टी, रबर एंड कॉफी वाली। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। Important definitions under this act. And first one, previous year. Previous year means गत वर्ष। गाइस, हमने अकाउंट्स पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर सिर्फ एक ईयर होता था। कौन सा होता था? वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स के अंदर आपको दो कंसेप्ट पढ़ने हैं ईयर्स के लिए, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करके ही पढ़ा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। बेसिक कंसेप्ट समझिए। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 and 2021, 20 and 21, that is फाइनेंशियल ईयर, जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है। और यही आपका असेसमेंट ईयर भी होगा। असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मीन्स 2019 एंड 2020, that is previous year. Financial year 2021, assessment year 2021,
प्रीवियस ईयर 1920। अब इनकम टैक्स सिस्टम काम कैसे करेगा? किसी असेसी ने जितना प्रीवियस ईयर में अर्न किया होगा, 2019-20 में जो अर्न किया होगा, दैट इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। तो ये एक जनरल रूल्स भी बनता है कि जो आप प्रीवियस ईयर में अर्न करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या बनी? द ईयर in which income is earned known as previous year। और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या होगी? दोनों की डेफिनेशन, दोनों को अच्छे से समझने के लिए आपको हर बार इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, प्रीवियस ईयर में आपने जो कमाया वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगा। तो अगर मान लो ये प्रीवियस ईयर है तो मैं क्या बोलूंगा? इस ईयर में मैं जो अर्न करूंगा वो मुझे नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना है। या अगर ये असेसमेंट ईयर है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि जो लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर में मैंने अर्न किया उसके ऊपर मुझे इस ईयर में टैक्स देना है। तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या होगी? असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन होगी इनकम ऑफ द ईयर, सेम रखते हैं डेफिनेशन दोनों की, द ईयर इन विच income of previous year is taxable known as assessment year। क्लियर हुआ? सबसे पहले प्रीवियस ईयर डेफिनेशन क्या होगी? जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की वो ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्सेबल किया आपने, दैट इज असेसमेंट ईयर। क्लियर हुआ? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो रिलेशन है क्लियर। तो एक जनरल रूल्स क्या बना यहां पर गाइस? जनरल रूल्स ये बना इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज जनरली income of previous year is generally taxable in next assessment year। प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर के अंदर। प्रीवियस ईयर 2019-20 और इसकी इनकम के ऊपर टैक्स कब लगेगा? 2021। बट यहां पर जनरली वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स नॉट 100%। 100% ये रूल सही नहीं है क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शनल केस इसके हैं जो अंडर सेक्शन 172 टू 175 तक जाते हैं। एक्सेप्शनल केस का मीनिंग क्या हो गया? जहां पर ये जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स प्रीवियस ईयर की इनकम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल ना होकर प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। और वहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। इनकम, सेकेंड पॉइंट, इनकम ऑफ अ पर्सन who leaves India for permanent or for a long time। Third point, short duration firms। Fourth point, person who engaged in evasion of tax। And last point, discontinued business।
इन पांचों पॉइंट के अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, इनकम ऑफ ए पर्सन हु लीव्स इंडिया फॉर परमानेंट और फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन फर्म्स, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन हु इंगेज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ हिज इनकम और इवेजन ऑफ टैक्स, जो टैक्स की चोरी करने में लगा हुआ है, या जो अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया है तो इन पांचों केस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसका लॉजिक समझिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 ईयर का लॉजिक क्या दे रखा है, आप इसको समझिए। जब तक कोई ईयर एंड नहीं हो जाएगा तब तक आप उसकी इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे 2019-20 तो 31 मार्च 2020 की मिडनाइट 12 AM तक आप बता सकते हैं क्या इस ईयर में आपने कितना अर्न किया? नहीं बता सकते। जब तक कि ईयर एंड नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि उस पर्टिकुलर ईयर में हमने कितना अर्न किया। तो जब आपको पता चलेगा, आपको कब पता चलेगा? 1 अप्रैल 2020 कि आपने प्रीवियस ईयर में कितना अर्न किया, तो उसके ऊपर टैक्स कब लगेगा? 2020-2021, दैट इज असेसमेंट ईयर। तो आपको लॉजिक समझ हुआ, लॉजिक समझ आया आपको। 2019-20 जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए असेसमेंट क्या होगा? 2020-21। एक्सेप्शनल केस, इन 5 फॉलोइंग केसेस के अंदर हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। उसके बाद हमें देखना है असेसी। असेसी कौन होगा? तो असेसी की डेफिनेशन है, असेसी इसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लेन देन है, या तो उसको टैक्स देना है या उसको रिफंड लेना है। रिफंड किस केस में होगा? जब टैक्स लायबिलिटी तो कम हुई और उसने टैक्स का पेमेंट ज्यादा कर दिया, जैसे टीडीएस एडवांस टैक्स के थ्रू उसने जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है उससे ज्यादा का अगर उसने पेमेंट कर दिया तो वहां पर टैक्स रिफंड होता है, अदरवाइज टैक्स पेबल होता है। असेसी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल असेसी, सामान्य करदाता। एक पर्सन है जिसने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स अथॉरिटी जस्ट चेकआउट कर रहे हैं कि हाँ उसका रिटर्न सही है नहीं। सेकेंड होता है असेसी इन डिफॉल्ट, एक ऐसा असेसी जिसने अपनी इनकम का जो रिटर्न फाइल किया है उसने सही तरीके से रिटर्न फाइल नहीं किया है, अपनी इनकम को उसने कम बताया है या जो भी कुछ मिस्टेक है, तो असेसी इन डिफॉल्ट होगा। एंड थर्ड होगा डीम्ड टू बी एन असेसी, डीम्ड टू बी एन असेसी। वो खुद असेसी नहीं है बट पर्टिकुलर किसी इनकम के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसी पर्सन को असेसी ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डीम्ड टू बी एन असेसी। डीमिंग प्रोविजन इनकम टैक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जहां पर वो असेसी के लिए कोई भी पॉइंट टैक्सेबल कर सकते हैं डीमिंग प्रोविजन के थ्रू। जैसे मान लो मिस्टर एक्स का एक बेटा है ए, 10 years ओल्ड एज है उसकी, उसके नाम पर एक एफडी है 10 लाख रुपीज की। इस एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी किसके लिए टैक्सेबल करेगी? उसके पेरेंट्स में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, तो वहां पर हो जाएगा डीम्ड टू बी एन असेसी, जहां पर असेसी की इनकम नहीं होती है बट किसी ना किसी सिचुएशन के कारण पर्टिकुलर उस इनकम को उस असेसी की मान ली जाती है। तो ये तो क्या टाइप्स ऑफ असेसी। फिर हमें क्या देखना है? पर्सन कौन होगा? तो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन बहुत वाइड है।
व्यक्ति है, पर ये वो व्यक्ति नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पर्सन की डेफिनेशन के अंदर सबसे फर्स्ट आता है एन इंडिविजुअल, एक व्यष्टि जो मेल फीमेल, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जैसे। सेकेंड पॉइंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। A partnership firm, including limited liability partnership, a company including one person company, association of person and body of individual, local authority, artificial person, artificial persons, and most important, who not covered in above, जो अभी तक कवर नहीं हुआ है वो भी 7th पॉइंट के अंदर आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पर हम पर्सन के अंदर 8th पॉइंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पर्सन की जो डेफिनेशन है ये है इंक्लूसिव लिस्ट। जो लिस्टिंग रूल है इनकम टैक्स का उसके अंदर ये है इंक्लूसिव लिस्ट। 7th पॉइंट इंक्लूसिव है, अगर इसके अलावा और कोई पॉइंट है तो वो सब किसके अंदर आएंगे, 7th पॉइंट के अंदर आएंगे। क्लियर? तो ये हो गया पर्सन। पर्सन टैक्सेबल होता है, टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर इंपोज की गई, एवरी असेसी, और एवरी असेसी के अंदर सब कौन कौन होते हैं, पर्सन। तो इस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर सब जने आ गए। फिफ्थ पॉइंट, इनकम। इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर। इनकम को इन्होंने इंक्लूसिव लिस्ट में दिया है। मीन्स इनकम टैक्स रूल्स बनाते टाइम 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, वो लोग लिस्ट दे सकते थे टैक्सेबल इनकम की, और वो लोग लिस्ट दे सकते थे टैक्स फ्री इनकम की। इनकम टैक्स में आपको लिस्ट गिवन है टैक्स फ्री इनकम की। मीन्स इनकम टैक्स में जो लिस्ट गिवन है वो ये है कि पर्टिकुलर ये इनकम जो है वो है टैक्स फ्री। तो इसका सेकेंड पॉइंट ये हुआ, सेकेंड एस्पेक्ट ये हुआ, इस लिस्ट के अंदर जो नहीं है वो सब क्या होंगे, टैक्सेबल। क्योंकि इन्होंने टैक्सेबल इनकम की लिस्ट कौन सी दी है, इंक्लूसिव लिस्ट। इंक्लूसिव लिस्ट कैसे, टैक्सेबल इनकम की बहुत सिंपल सी लिस्ट है। अगर कोई इनकम, अगर कोई रिसिप्ट, जैसे रिसिप्ट से स्टार्ट करें, अगर इनकम कैसे, टैक्सेबल इनकम। क्लियर? तो टैक्सेबल इनकम कैसे डिफाइन करेंगे आप, अगर कोई रिसिप्ट इनकम है, फर्स्ट पॉइंट, और वो इनकम टैक्स फ्री इनकम नहीं है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी,
टैक्सेबल इनकम। क्लियर हुआ? एवरी रिसिप्ट ट्रीटेड एज, जिसको आप इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और वो टैक्स फ्री नहीं है तो वो क्या हो जाएगी अपने आप टैक्सेबल। तो लिस्ट कौन सी होगी? टैक्स फ्री इनकम की लिस्ट इन्होंने दे रखी है और वो लिस्ट होती है एक्सक्लूसिव लिस्ट। एक्सक्लूसिव लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? उस लिस्ट में जो गिवन है बस वो, उसके अलावा कोई नहीं। जबकि इंक्लूसिव लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जो उस लिस्ट में नहीं आया है वो भी उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड माना जाएगा, दैट इज इंक्लूसिव लिस्ट। क्लियर? तो ये हो गया अपना इनकम का कंसेप्ट। अब आता है लास्ट टॉपिक अपना, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर दो तरह की एग्रीकल्चर इनकम हमने देखी, टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं टैक्स फ्री एग्रीकल्चर इनकम। देयर आर टू कंडीशंस, और अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्स फ्री होगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट, लैंड शुड बी situated in India, and second thing, एग्रीकल्चर वर्क उसके अंदर होना चाहिए। एग्रीकल्चर वर्क की दो कैटेगरी होती है, प्राइमरी वर्क एंड सेकेंडरी वर्क। प्राइमरी वर्क होता है जब तक फसल या पौधा जमीन के अंदर रहता है तब तक उसके ऊपर जो भी काम होता है दैट इज प्राइमरी वर्क, एंड सेकेंडरी वर्क होता है पौधे के जमीन से बाहर आने के बाद जो काम होते हैं सेकेंडरी वर्क। आपको इतना डीपली नहीं जाना है, बस दो कंडीशन है, पहला जमीन भारत में होनी चाहिए और उसके ऊपर कृषि का काम होना चाहिए, लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, एंड सेकेंड एग्रीकल्चर वर्क ऑन इट। अब बात करते हैं सेमी टैक्सेबल, सेमी टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली टैक्सेबल एग्रीकल्चर इनकम। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, टी, कॉफी एंड रबर। परसेंटेज आपको ध्यान में रखने होंगे, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चर इनकम 60% होगी, बिजनेस इनकम होगी 40%। चाय की इनकम, अब यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे गिवन होता है कि मिस्टर एक्स जिसने अर्न किया टी गार्डन से 10 लाख, आपको बताना है एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, बिजनेस इनकम कितनी है। तो एग्रीकल्चर इनकम होगी 60%, 6 लाख टैक्स फ्री, एंड बिजनेस इनकम 40%, 4 लाख टैक्सेबल। कॉफी के लिए दो अलग अलग कैटेगरी होती है, बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। बिफोर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर इनकम होगी 75% एंड बिजनेस इनकम होगी 25%। आफ्टर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर इनकम 60% एंड बिजनेस इनकम 40%। कॉफी के अंदर आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है, जहां पर उस कॉफी बीन्स को रोस्टेड करके उसके अंदर जो भी जैसे एक तो होता है ग्रीन कॉफी और एक होता है जो आपकी रोस्टेड कॉफी। तो बिफोर प्रोसेसिंग 75% एंड 25%, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग 60% एंड 40%। रबर के केस में एग्रीकल्चर इनकम होगी 65% एंड बिजनेस इनकम होगी 35%। क्लियर गाइस? ये था आपका एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट। दो तरह की एग्रीकल्चर इनकम होती है, एक तो होती है टैक्स फ्री एग्रीकल्चर इनकम एंड सेकंड सेमी टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल। टैक्स फ्री के लिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर एक साथ पूरी होती है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होगी इंडिया में। सबसे फर्स्ट पॉइंट, लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, जमीन भारत में होनी चाहिए, कृषि भूमि भारत में होनी चाहिए, और सेकंड पॉइंट उसके ऊपर एग्रीकल्चर का वर्क होना चाहिए।
वर्क दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क। ऐसा नहीं है कि आपने खड़ी फसल खरीद ली और उसको अगर आप बेचोगे तो दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि उसके ऊपर प्राइमरी वर्क नहीं हुआ है। क्लियर गाइस? सेकेंड, सेमी टैक्सेबल इनकम, उसके अंदर 3 पॉइंट थे, रबर, टी, कॉफी एंड रबर। टी के लिए क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम का परसेंटेज है 60%, बिजनेस इनकम है 40%। कॉफी बिफोर प्रोसेसिंग इट इज 75% फॉर एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम फॉर 25%। रबर के लिए और फिर आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होगा, 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बिजनेस इनकम। रबर के केस में क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम का परसेंटेज है 65 एंड बिजनेस इनकम का परसेंटेज है 35। ओके, लास्ट पॉइंट, for PDF notes you can WhatsApp me on this number. Thank you guys.